Hello everyone, good morning. I hope you all are well. So in the today's video, I would like to discuss about the CSAT, latest updates about CSAT. What steps have been taken by government about the disputes which have been arises due to CSAT. ओके, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। CSAT है क्या, इनका इंट्रोडक्शन कब किया गया था सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए, और अभी जो एस्पिरेंट्स है उनका क्या डिस्प्यूट्स या उनका क्या जो है कि ऑब्जेक्शन है इस CSAT को लेके, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस CSAT के ऊपर अभी रिसेंटली। तो हम इन सब तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज लेक्चर ओवर CSAT। सो एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो CSAT होता है ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, ये जो CSAT है ये 2011 में, मतलब 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट बार सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए। और ये जब 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय जो इसके मार्क्स थे वो जुड़ते थे, मतलब कि केवल क्वालिफाइंग नेचर नहीं था। उस समय इसके मार्क्स जो है कि क्वालिफाई करने के लिए प्री एग्जाम्स को उसमें ऐड होते थे। ठीक है, तो उस समय GS1 और GS2 में CSAT आता था, दोनों के नंबर ऐड करके फिर जो है कि कट ऑफ सेटल होता था अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का। तो एंड अगेन मैं भी फॉर्चुनेट इनफ इंसान हूँ, यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। मैं भी जो उस 2011 में जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था CSAT, तो मैंने भी उस साल के सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी उस एग्ज़ाम्स को दिया था। और मुझे, चूँकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस समय और CSAT नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई नया है कि पुराना है, क्योंकि तो मेरे लिए कुछ भी नया रहे तो भी, पुराना रहे तो भी, वो नया ही था मेरे लिए। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि उसमें कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसमें रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड जैसे सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस समय। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको करने में। मैं बोला यार इतने सिंपल, अभी तो सिविल सर्विसेज के पेपर हो रहे हैं, ऐसे पेपर हो तो हम तो IAS बन ही जाएंगे, है ना। सो माई परसेप्शन अबाउट द CSAT वॉज वेरी क्लियर, और मेरा जो परसेप्शन फर्स्ट में ही मैंने उसके प्रति अपना जनरेट कर रखा था अपने माइंड के अंदर, वो बहुत ही क्लियर और पॉजिटिव था। और उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं जितनी बार भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया प्री का, मैं कभी भी CSAT में फेल नहीं हुआ, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, मैं कभी भी CSAT के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं किया। मैं विदाउट प्रिपरेशन जाता था, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप था कि मैं बोलता था यार मैं तो कर ही लूँगा CSAT का, इसके लिए किस लिए टाइम वेस्ट करना, अपना GS1 के ऊपर फोकस करते हैं, GS पेपर के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं GS के पेपर के ऊपर फोकस करता था और मैं CSAT के ऊपर फोकस नहीं करता था कभी। उसके प्रति मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अप था। ठीक है, तो और मैं इसी सिलसिले में मैं 2019 का जो है कि प्री क्वालिफाई भी किया था और मैंने उसमें मेंस में बैठा था। बहुत ही अच्छा उस साल का मेरा रहा था। हालांकि ये सब चीज़ें मैं उस समय कर रहा था जब मैं डिफेंस में था। जब मैं डिफेंस से बाहर आया तो मेरी जो है कि एज ओवर हो चुकी थी, इसलिए मैं आगे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाया। दिस इज द फंडा ईयर। तो अभी जो है कि CSAT को फिर क्या किया गया, 2011 में इंट्रोडक्शन किया गया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थे उनको कुछ परेशानियाँ महसूस होनी शुरू हो गई वहीं से। उन परेशानियों की वजह से फिर क्या किया गया कि फिर अभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने जो है अपना गए, अपना जो कैट होता है, कैट मतलब समझ रहे हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है, मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इशू डिस्प्यूट्स हो, या फिर सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, या उससे जो है कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होता है वो कैट में जाता है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो है कि जाके पिटीशन लॉन्च किया, इस बारे में बताया कि ऐसी ऐसी हो रही है घटनाएं, और इसमें जो है कि हिंदी मीडियम वालों के साथ एक तरह से पार्शियलिटी हो रही है, उनके साथ जो है कि एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के कंपैरिजन में या उनके साथ में। ठीक है, तो इसके ऊपर जब उन्होंने अपना कैट वालों ने थोड़ा सा विचार किया, तो फिर एक निवगेकर कमेटी बनी थी। निवगेकर कमेटी का एक गठन किया गया था। फिर उस निवगेकर कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी कि भाई इसमें पार्शियलिटी हो रही है, मतलब कि
यदि इसको जो है कि इस तरह से किया जाएगा तो इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है कि एक तरह से लॉस का पॉइंट दिख रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया या यूपीएससी ने क्या किया, फिर इस जो कंपलसरी था आपका उसको क्वालिफाइंग ये मतलब कि जिसके मार्क्स ऐड होते थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए प्री एग्जामिनेशंस के सी सेट के, तो उस सी सेट को फिर 2015 से क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। 2015 में इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का करने के बावजूद भी इसकी जो टफनेस थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो अभी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के जो है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे और जो जिनकी मैथ्स एक्सेट्रा थोड़ी अप थे और वो इसको तो आसानी से कर ले जा पा रहे थे, क्योंकि इसमें देखिए रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथ्स बेस्ड कुछ रीजनिंग है। तो ये सब चीज़ें हर वो बच्चा नहीं कर पाएगा जो हिंदी मीडियम से नॉन मैथ नॉन साइंस वाला बच्चा है, आर्ट्स वाला सा बच्चा है, तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने फेस किया है, जितना आप बिलीव नहीं करोगे, जितना जीएस पेपर में आपको हेडक नहीं होता है सॉल्व करने में, उसका 2-4 गुना ज़्यादा आपको जो है कि सी सेट के पेपर में हेडक होता है। जब एग्ज़ाम देके बाहर निकलोगे आप ना, तो दिमाग ऐसे बॉयल हो जाता है उसमें, मत पूछो, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। और इतना मतलब कि यदि आप कैलकुलेटेड वे में नहीं जाओगे तो सही में उसमें बहुत सारे बच्चे उसको चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे फेल कर जाते हैं, जबकि उनका जीएस पेपर क्लियर होता है, उसके बावजूद भी वो सी सेट में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे ये रीज़न है टफनेस का। मैं भी जब करता था तो 40-42 मैक्सिमम 2 घंटे में मैक्सिमम 40 से 42 क्वेश्चन बड़ी हार्डली कर पाता था। अब थोड़ा रिस्क लिया तो 45 तक पहुंच जाता था, वो भी बहुत ही कैलकुलेटेड कि मतलब इतना उसमें सही है, इतना गलत है, इतना मेरा 33% मार्क्स आ जाएगा, इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके फिर रिस्क लेके आगे बढ़ता था, तब जाके मेरा हुआ। और जो है कि अभी इसमें बहुत बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको समझ में आता है तो उसमें डिले कर जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है और कर नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं अभी भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर अभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ पार्शियलिटी हो रही है। तो ये चीज़ें अभी धीरे धीरे करते हुए अभी कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई। हर एक बहुत जगह जो है कि इसके ऊपर डिबेट्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे भी चल रहे हैं कि हिंदी मीडियम्स जो सी सेट्स है वो एक तरह से पार्शियलिटी शो कर रहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ, और उसके प्रति जो है कि एस्पिरेंट्स का जो काफ़ी एजिटेशन या विद्रोह भी हो रहा है एक तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ वेज एंड थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। So there are so many types of problems which have been generated due to this CSAT। अब ये CSAT देखिए, यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, एक लेवल प्लेटफॉर्म होना चाहिए हर एक कैंडिडेट्स के लिए, मेरा भी मानना है। क्योंकि यदि लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे पार्शियलिटी ऑटोमेटिकली हो रही है, तो हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है ना वहाँ पे। जो हमारा जो संविधान है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, उन सबका वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। वी आर नॉट मूविंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म्स टू कम्पीट फॉर एनी गोल्स, है ना। तो ये गोल को हासिल करने के प्लेटफॉर्म तो बराबर होना चाहिए ना। तो इस मामले में यहाँ पे जो CSAT है वो पार्शियलिटी कर रहा है। इस मामले में पार्शियलिटी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि देखिए CSAT में क्या होता है, हिंदी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, हिंदी का कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, हिंदू राष्ट्र में आप हिंदी का जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन है उसमें, और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, उस चीज़ को आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप? व्हाई यू आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग हिंदी? जैसे कि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपी PCS में देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को दिया गया वेटेज बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का भी आता है, इंग्लिश का भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो दोनों का वेटेज बराबर है। साथ में जो है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश वाले, कुछ हिंदी वाले, कुछ बाइलिंगुअल होते हैं जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं। तो यही सेम वहाँ पे भी कर दो, वहाँ पे भी जैसे इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन दे रहा हो CSAT में, वैसे हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन दे दो। साथ में जो बाकी जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या और भी जो मैथमेटिकल टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको बाइलिंगुअल कर दो, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दो, ताकि समझ दोनों की फिर उसके हिसाब से हो जाए। तो ये सब होना चाहिए, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस। सो यहाँ पे सिचुएशन फिर एक इक्वल प्लेटफॉर्म और नहीं रह जाती। तो जाहिर सी बात है, भारत के नागरिक होने के नाते हर किसी का सपना होता है कि अपना जो है कि इलाइट पोस्ट पे बैठे, तो उसके सपने को एक तरह से यहाँ पे
जो है कि ख़त्म किया जा रहा है, उसके सपने को यहाँ पे एक तरह से सपने को हकीकत में बदलने से पहले ही उसको मार दिया जा रहा है सी सेट के द्वारा। तो मेरे हिसाब से सी सेट का फिर मॉडिफिकेशन बहुत ही नेसेसरी हो गया है। या तो फिर ये किया जाए, इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको और भी कम किया जाए, ताकि बच्चे को अपना कहीं से जो उनका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके उस लेवल तक पहुंच भी सके। बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे। प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए, एक मतलब कि एक फंडामेंटल चेंजेज होना चाहिए इसमें, सो दैट सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म हो और सबके लिए जो है कि प्लेइंग गेम्स हो, यहाँ पे इक्वल प्लेइंग गेम्स। ओके, तो ये तो मेरा पर्सनल व्यू था, आपके क्या व्यूज़ है आप भी बताइएगा। और रही बात अभी आगे गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट देखिए क्या कर रही है अभी इसके ऊपर। अभी जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो इन सब चीज़ों को जब इतना एजिटेशन वगैरह देखा सी सेट के ऊपर, तो हमारी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो कि किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को चेक करती है या उसके जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर उसका एक तरह से नज़र होता है। तो पार्लियामेंट की जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, वो कमेटी किसके ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के ऊपर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने एक जो है कि काफ़ी एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित करने का जो है कि डिसीजन लिया है, रिकमेंडेशन दे दिया है। मतलब कि ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैव गिवन रिकमेंडेशंस फॉर एस्टैब्लिशिंग ए एक्सपर्ट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द मैटर्स, इन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इसमें क्या सच्चाई है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इस चीज़ को असेस करने के लिए उन्होंने एक कमेटी के गठन का रिकमेंडेशन दे दिया है। इसका मतलब एक कमेटी अब गठित होगी, वो कमेटी इस चीज़ को चेक करेगी कि जो सी सेट का इशू चल रहा है इंग्लिश और नॉन इंग्लिश एस्पिरेंट्स के बीच में, उसका क्या सलूशन होना चाहिए, और जो प्रेजेंट में जो ऑब्लिगेशंस या जो दोषारोपण हो रहे हैं सी सेट को लेके, वो किस हद तक सही है या गलत है, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों का अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो अपना एक कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट कमेटी, वो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ होने जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें ये तो 100% तय है कि देखिए चेंजमेंट तो होगा, चेंजमेंट होगा, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा और डाइल्यूशन आएगा। सी सेट के पेपर में कुछ डाइल्यूशन ज़रूर आएगा, और बिना डाइल्यूशन के ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को भी जो है कि फाइनली पब्लिक की बातों को सुनना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को भी जो है कि समझ में आता है जब कोई इस लेवल से एक तरह से एजिटेशन करता है, तो और उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके ऊपर एक्शन किया ही जाएगा। सो आई होप कि देयर मस्ट बी सम डाइल्यूशन इन द सी सेट पेपर फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स ए लेवल प्लेइंग गेम विल बी क्रिएटेड बाय द यूपीएससी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आइदर इज हिंदी मीडियम और नॉन हिंदी मीडियम, ओके, और इंग्लिश मीडियम एक्सेट्रा। सो अभी मैं आपको एक डेटा भी बता दूं कि कैसे इस हिंदी मीडियम की वजह से, कैसे इस सी सेट की वजह से कैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट का ग्राफ जो है कि कम होता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है कि चाह के भी नहीं एग्ज़ाम में बैठ पा रहा है, उसके पीछे रीज़न नहीं सी सेट का जो है कि घोस्ट है। सी सेट का घोस्ट जो है उसको इतना बुरी तरह डरा दिया है कि वो चाह के भी नहीं बैठता एग्जाम में कि मैं जीएस तो निकाल लूँगा लेकिन सी सेट में नहीं निकाल पाऊँगा, फेल हो जाऊँगा, इसलिए वो बैठता ही नहीं बेचारा। वाई? दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई थिंक सो। तो यहाँ पे जो है कि ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो है कि सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अभी मैं आपको एक डेटा पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या अभी सिचुएशन रही है 2015 से लेकर अभी तक का हिंदी मीडियम स्टूडेंट का। तो 2015 में जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट की टोटल संख्या थी वो 2433 थी, ओके। अभी जो है कि फिर 2016 में क्या हो गई, 1318 उसकी संख्या हो गई, ओके। फिर 2017 में 1065 हो गई, 2018 में 888 हो गई, 2019 में 570 हो गई, और 2020 में 584 हो गई, और 2021 में 470 हो गया। तो 2433 से 470 पे आ गया उनकी स्ट्रेंथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों की। तो इससे आपको एक अनुमान लग रहा होगा कि मतलब कितना भयावह ये सी सेट है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम स्टूडेंट डरे हुए हैं, ठीक है। सो
इसका निपटारा होना चाहिए ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग गेम मिले, लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म मिले और सब अपना जो है कि ग्रोथ कर सके, सबको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले देश को बिल्डअप में। केवल इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश इज ओनली मीडियम, दिस इज नॉट स्किल एंड दिस इज नॉट ए टैलेंट। इंग्लिश केवल एक मीडिया है टू कन्वे द मैसेज एंड दिस इज नथिंग। आप किसी के इंग्लिश से केवल ये नहीं एवेलुएट कर सकते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, नो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट या कोई भी मीडियम वाले स्टूडेंट, सबका अपना अपना पर्सनल जो है कि टैलेंट होता है। अब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखा, इसकी वजह से यदि आप उसको उस पोस्ट पे नहीं बैठने का मौका दे रहे हैं तो ये आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट गुड एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो, ठीक है। सो ये है सीसैट के बारे में मेरी राय, और इस सीसैट के बारे में एक स्मॉल वीडियोस अभी वी होप positive that the expert committee will give some good news about the CSATs and in the future so the aspirants of the civil services examination, particularly Hindi medium students, will get some benefit from the recommendations of the recent committee which will be in the favor of the Hindi medium student. सो दोस्तों ये था आज का मेरा एक ब्रीफ एनालिसिस अबाउट सीसैट के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को ये इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मिलेगी, और थोड़ा सा आप जो होगी। हाँ, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, देखिए अभी तो रह गया ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक सेक्टर की बात है। मैं 2-3 मिनट और लूँगा अभी, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा सा अच्छे मूड में आपको बताने के हूँ कि एक्चुअल में देखो माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो ये तो हो गई अधिकारी बातें, कानूनी बातें, संवैधानिक बातें जो मैंने अभी तक बताया आपको, और ठीक है। बट अभी देखिए आप एक जो है कि ग्लोबल सिनेरियो को भी उठा के देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं अभी यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का या इंग्लिश मीडियम, किसी का मैं क्रिटिसाइज नहीं करने जा रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सोचिए पूरा वर्ल्ड इस समय एक मुट्ठी, एक ग्लोबलाइज है। हमारे जो प्रधानमंत्री का विज़न है कि वन अर्थ वन नेशन, है ना, पूरा देश, पूरे अर्थ को उन्होंने एक देश बना दिया है। तो अभी ऐसे समय में क्या है कि अभी आप जो है आप सोचिए कि आप यदि इंग्लिश नहीं जानेंगे और पूरे वर्ल्ड की जो है कि एक जो बिगेस्ट यू कैन से द कम्युनिकेटिंग मीडिया इज इंग्लिश, ओके। कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड का जो भी हो रहा है एक तरह से केवल इंग्लिश ही एक सबसे बड़ा मीडिया है जिसके द्वारा लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है। सो इफ़ यू विल नॉट बिकम एन सिविल सर्वेंट्स, if you will not be able to learn English, then how you will handle the post when you will become a civil servants, when you have to deal with the foreigners, when you have to deal with the global entities, when you have to deal with the global players, then in those scenario how you will handle the situation? If you are not fluent enough, if you are not understanding the English, then how you will cope with the different types of tasks which the government will placed in front of you? So this is again one type of challenge that Hindi medium students don't say that only कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स IAS बन गए बस उनकी कहानी खत्म गई। असली कहानी तो IAS बनने के बाद शुरू होगी ना। तो जब IAS बन जाएंगे उसके बाद असली कहानी शुरू होगी, देश को कैसे चलाना है। केवल हिंदी बोल बोल के देश थोड़ी चलेगा, ये रियलिटी है। मैं रियल फैक्ट बोल रहा हूँ भैया, मैं ना किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो न्यूट्रल फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आप सोचो इस चीज़ को, केवल हिंदी बोल बोल के देश चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। केवल हिंदी बोल बोल के देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए आपके पास एक पर्सनल स्किल होना चाहिए, देश चलाने के लिए आपके पास एक जो है ग्लोबल लेवल का स्किल होना चाहिए। तो उस स्किल को आप मास्टरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई यू आर नॉट मास्टरिंग? इफ यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, वाई यू आर नॉट मास्टरिंग ओवर द लैंग्वेज यार? दिस इज वेरी सिंपल फिनोमेना, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। If you want to become a civil servant, if you have the caliber to become a civil servant, the toughest exam of India, then why you are not the caliber to become a English fluent English spoken person? Why you not to become a English spoken person? Why you don't learn English? आपको भी इंग्लिश समझना चाहिए, समझो उस चीज़ को, ठीक है। राइट्स अलग चीज़ है, सब चीज़ें अलग चीज़ है, बट ये भी एक फैक्ट है, एक रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे वहाँ पे यदि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे जो है कि आपको इतनी सारी मुश्किलें आएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल का कॉन्फिडेंस वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। वहाँ पे बनने के बाद आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको टास्क करना पड़ेगा, और टास्क करने के लिए आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मस्ट है। और
you will not if you will not move like that, then I think आपका जो एक कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप अपना लड़ाई लड़ते रहिए हिंदी मीडियम के लिए जो अनफेवरेबल चीज़ें एग्जाम्स में आ रही, बट साथ ही साथ अपने इंग्लिश के नॉलेज को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, ताकि आज आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो कल जब आप सीट पे बैठेंगे तो उस समय जो है कि आपको कम से कम किसी का हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप जो है कि ग्लोबल लेवल को रिप्रेजेंट करने के काबिल बन सके। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल को उस लेवल का बनाइए ताकि आप एक ग्लोबल लेवल को रिप्रेजेंट कर सके। आपको कोई फियर एंड फेयर या कोई भी जो कि अंडर कॉन्फिडेंस आपके माइंड में ना हो जब आप एक ग्लोबल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके आपकी असली पोटेंशियल बाहर आएगी और आप असली आप रियल सिविल सर्वेंट्स बन पाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही इसकी वीडियो में आपको एक इसके जो है कि क्रिटिकल एनालिसिस, सीसैट का क्रिटिकल एनालिसिस मैंने करके आपको बता दिया है यहाँ पे। इस क्रिटिकल एनालिसिस के बेस पे आप खुद समझिए कि आपका क्या भी विचार है इसके ऊपर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच एंड सॉरी फॉर making this video very long here. This is never 21 minutes have been completed in this video, बट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इसलिए मैंने थोड़ा लंबी वीडियो कर दिया है। आप वीडियो को पूरा देखें और इसको जो है कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, सो दैट आई गेट मोटिवेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।